अब यूपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली या इलाहाबाद आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिविल्स डेली कराने जा रहा है आपकी प्रिपरेशन सीडी यूट्यूब क्लासेस के माध्यम से, जहां हम लेकर आ रहे हैं डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स और स्टैटिक पोर्शन के टॉपिक्स, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू को मद्देनजर रखते हुए तमाम वीडियो लेक्चर्स और मेंटरशिप गाइडेंस, वो भी बिल्कुल निशुल्क। हम अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं ताकि आप अपना कीमती वक्त सही जगह, सही डायरेक्शन में इस्तेमाल करें। Press the bell icon and subscribe to our channel to follow #CDRituals। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आद्या और स्वागत है आप सभी का सिविल्स डेली के डेली करंट अफेयर एनालिसिस प्रोग्राम में। तो चलिए देखते हैं क्या है वो आज की खास खबरें और नजर डालते हैं कि क्या है उनमें इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम से रिलेटेड। लेकिन उससे पहले मैंने कल आपको एक क्वेश्चन दिया था विच वॉज बेस्ड फ्रॉम दी लास्ट ईयर्स प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, दैट इज यूपीएससी 2021 प्रीलिम्स जो हमारा हुआ था अक्टूबर में। ये क्वेश्चन आया था वहाँ से परोल के ऊपर। परोल कल हमने बहुत डिटेल में समझा कि क्या होता है परोल और कैसे वो डिफरेंट है फरलॉग से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता दूं, इसका आंसर है ओनली बी, यानी कि टू ओनली। ठीक है, यानी ओनली दिस स्टेटमेंट इज राइट, दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। रॉन्ग क्यों है? पहली चीज तो ये कि ये जो स्टेटमेंट है हमारा ये नॉन प्रोग्रेसिव है। ठीक है, नॉन प्रोग्रेसिव है, नेगेटिव है। अगर आप तिकड़म के हिसाब से अगर इसको सॉल्व कर रहे हैं या एलिमिनेशन टेक्निक करके कर रहे हैं तो ये दोनों रीजंस। अब हम आते हैं इसके एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू पे कि क्यों गलत है। तो सबसे पहली बात, कल हमने समझा था कि परोल जो है वो डिनाई भी की जा सकती है डिपेंडिंग ऑन दी केस, कि भाई केस क्या है, रीजंस, जो स्पेसिफिक रीजंस दिए गए हैं वो क्या है। ठीक है, तो इसलिए पहली चीज तो यहीं पर हो गई कि जरूरी नहीं कि परोल जो है वो हमेशा ग्रांट की ही जाए। और यहां पर देखिए मेंशन है कि इट बिकम्स अ मैटर ऑफ हिज हर राइट। तो दूसरी चीज ये भी बताई गई थी कल आपको, जब फरलॉग और परोल का डिफरेंस मैंने समझाया था कि परोल जो है वो कोई राइट नहीं है, अधिकार नहीं है। ठीक है, जरूरी नहीं कि ये अधिकार पारित किया ही जाए, ये आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अगर जो आपके रीजंस हैं वो वैलिड हैं, वो जेन्युइन है, तो आपको परोल ग्रांट की जाएगी। और जो दूसरा स्टेटमेंट हमारा है कि स्टेट गवर्नमेंट्स हैव देयर ओन प्रिजनर रिलीज ऑन परोल रूल्स, ये बिल्कुल एब्सोल्युटली सही है। प्रिजन रूल्स के अकॉर्डिंग प्रिजन जो है, जेल जिसको हम हिंदी में कहते हैं, तो जेल डिपार्टमेंट या प्रिजन डिपार्टमेंट जो है ये स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है। इसलिए सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट 2 सही है। इसको प्लीज ध्यान से देख लीजिएगा क्योंकि हो सकता है ये मेंस में भी रिपीट हो जाए ये टॉपिक, सिंस इट वाज टू मच इन न्यूज। ओके, चलिए आगे चलते हैं, शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आज की सबसे पहली खबर, सबसे पहली हेडलाइन जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है कोविड से रिलेटेड, कोविड वैक्सीन से रिलेटेड। 2 और वैक्सीन एंड अलॉन्ग विद दैट एक ड्रग जो है वो इंडिया ने और इमरजेंसी यूज के अंडर जो है उसको ऑथराइज कर दिया गया है। तो इन टोटल 3 चीजें जो हैं आज की, इसमें 3 राहत कह सकते हैं कि जहां ओमिक्रॉन जो है उसका बहुत ज़्यादा कहर हो रहा है, डे पर डे आप देख रहे होंगे बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। ठीक है, तो उसके साथ ही 3 राहत की जो सूचनाएं हैं हमें गवर्नमेंट ने कल दी शाम में। ठीक है, कि 3 जो चीज़ हमारी, पहली हमारी वैक्सीन है कॉर्बीवैक्स, दूसरी है कोवोवैक्स, और जो ड्रग है उसका नाम है मोलनुपिरावीर। ये 3 दवाइयाँ या ये 3 वैक्सीन्स या ये 3 उपचार जो है कल लॉन्च हुए हैं अंडर द इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन। अब यहाँ ये समझना हमें कि जो कॉर्बीवैक्स पहली वैक्सीन है ये एक प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन है। देन जो हमारी दूसरी है कोवोवैक्स, ये एक नैनो पार्टिकल बेस्ड वैक्सीन है। और ऑलरेडी पहले से 3 वैक्सीन्स इंडिया में यूज हो रही हैं, वो हैं हमारी कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक 5। ठीक है, या स्पुतनिक वी जिसको हम कहते हैं, तो ये ऑलरेडी चल रही हैं। और जो हमारी कॉर्बीवैक्स है इसको बोला जा रहा है कि इट हैज़ बीन मेड बाय हैदराबाद बेस्ड बायोलॉजिकल ई नाम से एक फर्म है, उसने बनाया है इसको। और जो कोवोवैक्स है उसको मैन्युफैक्चर किया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कि पुणे में है। ठीक है, और कॉर्बोवैक्स जो है उसको को डेवलप किया है बायोलॉजिकल ई ने,
देन बेलर कॉलेज ऑफ मेडिसिन इन हॉस्टन ने, यूएस एंड द यूएस कंपनी डायनावैक्स टेक्नोलॉजीज ने, यानी 3 कंपनीज ने मिलकर इसको डेवलप किया है। ये प्लीज देख लेना क्योंकि अक्सर पूछ देता है कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज कौन कौन सी थी या को डेवलप्ड किन किन कंपनीज को करके किया गया। जो हमारी दूसरी वैक्सीन है दैट इज कोवोवैक्स, इसको प्रोड्यूस किया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अंडर लाइसेंस फ्रॉम नोवावैक्स, अ यूएस बेस्ड टेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी कंपनी। ठीक है, तो 2 कंपनीज ने मिलकर कोवोवैक्स को निकाला है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, तो प्लीज़ उसकी जो डिटेल्स है वो नोट कर लीजिए। देन जो हमारा ड्रग है मोलनुपिरावीर, इसको अप्रूव किया गया था इसी महीने बाय यूएस फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज यूएसएफडीए ने। ठीक है, ऑन द हील्स ऑफ पैक्सलोविड बाय पी फाइजर। पैक्सलोविड भी एक जो वो है पी फाइजर की है ये। ओके, तो उसके आधार पर इसको ऑथराइज किया गया, इसको अप्रूव किया गया। और सिप्ला, जो हमारी सिप्ला एक बहुत पुरानी कंपनी है, बहुत दिनों से नोन है, वन ऑफ द लाइसेंसीज है, ठीक है, यूएसएफडीए के अंडर। और उसने अपने स्टेटमेंट में कहा कि इट वॉज प्लानिंग टू लॉन्च, बेसिकली वो प्लान कर रहे थे कि मोलनुपिरावीर को ब्रांड नेम सिप मोलनू, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा, सिप मोलनू नाम से वो लॉन्च करने के लिए प्लान कर रहे थे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट डिटेल्स इस न्यूज से रिलेटेड हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, नाम इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक, और तीसरी चीज जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है वो ये कि 3rd डोज लेने के लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं है। ओके, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक सिर्फ हेडलाइन है, इसको ध्यान में रखना है। बहुत लोग क्योंकि ये अफवाह भी उड़ा रहे हैं कि भाई सर्टिफिकेशन का ज़रूरत है या डॉक्टर के सर्टिफिकेट की ज़रूरत है तभी आपको वैक्सीन का 3rd डोज मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आगे चलते हैं, हमारी जो दूसरी न्यूज़ है ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, करंट अफेयर्स टर्म से ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सिंस दिस वाज एन आर्टिकल इन दी पास्ट पेजेस एंड नॉट इन दी एडिटोरियल पेज, लेकिन इसका कहीं ना कहीं जो एसेंस है इस न्यूज़ का, ये हमारे मेंस आंसर राइटिंग के उससे बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ बात की गई है जो हमारा पूरा लीगल सिस्टम है, सुप्रीम कोर्ट उसके व्यू में क्या अपना क्या व्यू पॉइंट रखता है और क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, उससे रिलेटेड ये आर्टिकल आज का आया है। तो यहाँ बात हुई है जो लीगल सिस्टम है हमारे देश का, इंडिया का, उसको इंडियनाइज्ड करने के बारे में। ठीक है, तो जो मुख्य चीज़ें इसमें कही गई हैं उसको हम चलिए डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें कंपैरिजन किया गया है, इस पूरी न्यूज़ की अगर मैं आपको समरी निकाल के बताऊं तो यही है कि इसमें कंपैरिजन हुआ है लीगल ट्रेडिशन का एज पर हमारे जो बहुत फेमस एंशिएंट लीगल जायंट्स थे, जैसे कि मनु, कौटिल्य, बृहस्पति, नारद, पराशर, यज्ञवल्क्य। ठीक है, इन लोगों से जो है इस पूरे के पूरे लीगल ट्रेडिशन को कवर अप किया गया है और बताया गया है इस आर्टिकल में कि जो लॉज हैं, ठीक है, इंडिया में जो लॉज हैं उनका लीगलाइजेशन बाइंडिंग प्रेसिडेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट के तहत अंडर आर्टिकल 141 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फो है, इसको प्लीज नोट कर लीजिएगा और इसको अपने आंसर्स, जब आप मेन आंसर्स लिखते हो, स्पेशली टू दोज स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू राइट दिस ईयर्स एग्जामिनेशन, मेंस एग्जामिनेशन, जहां कहीं भी सुप्रीम कोर्ट या लीगल लॉज या लॉज की बात आ रही है इंडिया में, वहां पर आप इसको आंख बंद करके कोट जरूर करिएगा कि इंडिया में जो इवोल्यूशन ऑफ लॉज है वो उनका जो है वो अंडर आर्टिकल 141 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से उनको बाइंड करता है वो सुप्रीम कोर्ट को। ठीक है, अंडर इस आर्टिकल से लिया गया है, बहुत इफेक्ट पड़ेगा। दूसरी चीज़ जो इस आर्टिकल में बताई गई है वो ये बताई गई है कि जो हमारे यहाँ एक बहुत फेमस तरीका है PIL का, ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जिसको हम कहते हैं, तो PIL जो है वो ट्रूली एक इंडियन मैकेनिज्म है, एक पूरा का पूरा ये इंडियन मैकेनिज्म है, इंडियनाइज्ड फॉर्म ऑफ लीगल सिस्टम हम इसको कह सकते हैं, जिसमें लोग अपनी बात आगे तक पहुंचाते हैं या आवाज़ उठाते हैं किसी चीज़ के अगेंस्ट में। ठीक
ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। अब आइए चलते हैं वापस से इसी न्यूज़ पर, देखते हैं कि ये आर्टिकल पैराग्राफ वाइज क्या क्या कह रहा है। तो सबसे पहले तो इसमें यही बात हुई है कि सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस जो हैं वो पास्ट में इस पूरे साल में इनफैक्ट जो है उन्होंने ओपनली खुद को एक्सप्रेस किया कि नाउ दे नीड दी इंडियनाइज्ड लीगल सिस्टम, ऐसा लीगल सिस्टम जो इंडिया पर लागू किया जा सके, ठीक है। और इसका जो पूरा नेतृत्व था वो और किसी ने नहीं बल्कि हमारे चीफ जस्टिस NV रमन्ना साहब ने बहुत ये कह सकते हैं कि बहुत बोल्डली जो है इस चीज़ को कहा है, हर जगह जो है बताया है कि भाई नीड ऑफ द आवर है कि इंडियनाइज्ड लीगल सिस्टम होना चाहिए। वाई आर वी फॉलोइंग द सिस्टम फ्रॉम इंग्लैंड, वाई आर वी फॉलोइंग द सिस्टम ऑफ अदर कंट्रीज, वी नीड टू हैव आवर ओन सिस्टम। इस चीज़ पर इन्होंने बहुत ज़्यादा ये कह सकते हैं कि बल दिया है, बहुत ज़्यादा फोकस किया है, बहुत ज़्यादा पोर्ट्रे किया है इस चीज़ को, ठीक है। दूसरी चीज़ मैंने आपको बता दी कि किन किन लीगल जायंट्स जो हमारे एंशिएंट इंडिया के थे उनसे कंपेयर किया गया है। अब एक यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद भी मनुस्मृति को और भी कई टेक्स्ट को जो है टाइम टू टाइम अपने जब भी उन्होंने अपना कुछ डिसीजन हेल्ड किया, जब भी अपनी बात रखी तो उसको एग्जाम्पल में कोट किया है, ठीक है। जैसे कि आप देखिए जो ये लास्ट पैरा है, लास्ट सेकेंड पैरा एक्चुअली, जोसेफ साइन जजमेंट डीक्रिमिनलाइजिंग अडल्ट्री, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने कोर्ट ने वो किया कि कोर्ट रेफर्स टू हाउ द मनुस्मृति, उसका चैप्टर नंबर है 4.1346 एंड 8.3527 प्रिस्क्राइब्स punishment for those who are addicted to intercourse with wives of other men by punishments which cause टेरर फॉलोड बाय बैनिशमेंट। तो टाइम टू टाइम यहाँ पर यही समझना है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो कोर्ट करता है इन चीज़ों को, लेकिन उसके साथ एक कंपैरिजन और भी है कि बहुत सारे जजमेंट में जहाँ पर की चीज़ें पहले के ज़माने में एंशिएंट इंडिया के टाइम से मेंशन थी, जैसे कि अर्थशास्त्र जो है वो प्रोहिबिट करता है एंट्री इनटू अनदर्स हाउस विदाउट द ओनर्स कंसेंट, ठीक है। इन चीज़ों को भी मेंशन किया गया है, ओके। तो एक वेल डेवलप्ड सेंस ऑफ प्राइवेसी की मांग भी की गई है इन चीज़ों के आधार पर, और यही चीज़ जो है हमारे जो जजेस हैं, जो जस्टिस हैं, वो चीज़ पोर्ट्रे करना चाह रहे हैं, वो ये चीज़ जो है आगे तक आवाज़ को जो है बढ़ाना चाह रहे हैं कि भाई हमें अब ज़रूरत है ये करने की, हमें कॉलोनियल इन्फ्लुएंस जो था उसके क्रचेस से बाहर निकलने की ज़रूरत है, ठीक है। ये इस पूरे आर्टिकल का उद्देश्य था समझना। और हमारे एक जज हैं जस्टिस नज़ीर, उन्होंने भी काफ़ी सारी चीज़ें कोट की है यहाँ पर। उन्होंने कहा है कि देयर कैन बी नो डाउट दैट दिस colonial legal system is not suitable for the Indian population and need of the hour is the Indianization of legal system to decolonize the इंडियन लीगल सिस्टम। तो मोटे तौर पे अगर हम कहें तो बात यही हुई है कि भाई जो पहले का कॉलोनियल रूल हम फॉलो कर रहे हैं उससे निजात पाने का समय आ गया है। आज की डेट में इंडिया के जो भी लीगल टर्म्स हैं, जो भी लीगल सिस्टम है, वो इंडिया के आधार पर होना चाहिए, ठीक है। और उसके लिए हम अगर चाहें तो हम अपने खुद के जो एंशिएंट जायंट्स थे, जो लीगल जायंट्स थे, उनसे हम बहुत सारी चीज़ें, उनके टेक्स्ट से बहुत सारी चीज़ें अडॉप्ट कर सकते हैं, ओके। चलिए दूसरे आर्टिकल पर चलते हैं, लेकिन उससे पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है आज के लिए, ये इसका प्लीज़ इसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर प्लीज़ बताइएगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। व्हाट डज द टर्म जुडिशियल रिव्यू मीन? अब देखिए जुडिशियल रिव्यू टर्म बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, क्वेश्चंस में भी पूछता है, आर्टिकल्स में भी दिया होता, तो आपको यहाँ पर बताना कि ये जो 4 ऑप्शन दिए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। दूसरी हमारी जो न्यूज़ है वो है जीआई टैग से रिलेटेड। एक ट्राइब है अपातनी ट्राइब जो कि अरुणाचल प्रदेश में फाउंड होती है, ठीक है। उनके जो टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स हैं उन्हें जीआई टैग देने के लिए वो किया गया है, जो मतलब एक तरह से कि फाइल किया गया है, रिक्वेस्ट की गई, सीक किया गया है कि भाई एक एप्लीकेशन डाली गई है कि जो अपातनी टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स हैं उन्हें भी जीआई टैग मिलना चाहिए। और अपातनी टेक्सटाइल प्रोडक्ट जो हैं वो फाइल किए गए, हैज़ बीन फाइल्ड बाय अ फर्म जीत जीरो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड। किसने फाइल किया है? जीत जीरो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, ओके। दूसरी चीज़ जो जीआई टैग है हमारा, सबसे पहले तो जीएस पेपर 3 का सब्जेक्ट है। और जीआई टैग होता क्या है? तो जीआई टैग एक इंसिग्निया है
ऑन द प्रोडक्ट्स हैविंग अ यूनिक जोग्राफिकल ओरिजिन, मतलब कि वो उस एरिया का यूनिकनेस उसके अंदर है, उसी एरिया में वो वैसा बनता है, इवोल्यूशन उसका सिर्फ उसी एरिया से है, एंड ओवर द सेंचुरीज ऑल्सो विथ रिगार्ड टू इट्स स्पेशल क्वालिटी और रेप्यूटेड एट्रीब्यूट्स। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये कहें कि कश्मीरी सेब है तो कश्मीरी सेब सिर्फ कश्मीर में ही होंगे, अगर हम उसे दूसरे स्टेट में उगा रहे हैं तो वो वैसे नहीं बनेंगे, उनकी क्वालिटी वैसी नहीं होगी। सेम विद दिस टेक्सटाइल थिंग, जैसे बनारसी साड़ी है तो बनारसी साड़ी अगर बनारस की फेमस है, क्यों फेमस है? क्योंकि उसकी क्वालिटी वैसी है, उसकी वीविंग वैसी है, जो वहीं पर होती है वहीं की स्पेशल है। ठीक है, तो पहली चीज तो ये। दूसरी चीज हमारी जीआई टैग को लेकर ये है कि जीआई टैग जो है वो एक ऑथेंटिकेशन मार्क हो जाता है और वो इंश्योर करता है कि भाई ये रजिस्टर्ड ऑथराइज्ड यूजर का है, या फिर ये इंश्योर करेगा कि एटलीस्ट दोज रिसाइडिंग इनसाइड द ज्योग्राफिकल टेरिटरी ओनली आर अलाउड टू यूज द पॉपुलर प्रोडक्ट नेम। अगर वो कहीं और किसी और जगह से यूज कर रहे हैं तो वो सेम प्रोडक्ट नेम नहीं यूज कर सकते। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वही बनारसी साड़ी का फिर से मैं एग्जाम्पल लूंगी कि अगर बनारसी साड़ी को जीआई टैग दिया जा रहा है तो कोई दिल्ली में बैठ के बनारसी साड़ी नहीं बनाएगा, जो बनारस में बन रही हैं, जो उसी तरीके से बन रही हैं वही कहलाएंगी। दूसरी चीज, इंडिया में जीआई टैग कौन गवर्न करता है? अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 के तहत ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री, जो कि चेन्नई में लोकेटेड है, वो इन चीजों को गवर्न करती हैं। कुछ बेनिफिट्स है जीआई टैग के। सबसे पहला बेनिफिट तो ये कि भाई वो लीगल प्रोटेक्शन दे देता है। ओके, दूसरी चीज जो है उसका अनऑथराइज्ड यूज जो है वो प्रोहिबिट होता है, वो रुक जाता है। ठीक है, रोका जाता है किसके द्वारा? रजिस्टर्ड जीआईज के द्वारा। और ये जो है कहीं ना कहीं इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को जो है बढ़ावा देता है, प्रमोट करता है। और इसके साथ ही साथ जो जीआई प्रोटेक्शन है इंडिया में, वो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स को रिकॉग्निशन दिला चुका है और जिससे कि उनका जो एक्सपोर्ट है, जो उनका ट्रेड है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं उनके एक्सपोर्ट्स को जो है, ट्रेड को जो है बूस्ट करे जा रहा है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। सोचिए आप हमारे देश के छोटे से गांव में या छोटे से एरिया में बनने वाला कोई प्रोडक्ट इंटरनेशनली एक्सपोर्ट हो रहा है, उसका जो है उसकी वैल्यू बढ़ाई जा रही है, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। ओके, आगे चलते हैं। आप जो ये इमेज देख रहे हैं तो ये लोग हैं अपातनी ट्राइब के लोग। इनकी लोकेशन मैंने पहले भी बताई है आपको अभी। अरुणाचल प्रदेश इज द प्लेस वेयर दे आर लोकेटेड। ये एक ट्राइबल ग्रुप है उन लोगों का जो कि जीरो वैली इन अरुणाचल प्रदेश रिसाइड करते हैं। जीरो वैली याद रखिएगा। इनकी जो लैंग्वेज है उसको तानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तानी, TANI। और ये लोग वर्शिप करते हैं सन और मून को। ओके, जो फॉरेस्ट्री सिस्टम ये लोग अपनाते हैं वो बहुत ही सस्टेनेबल है, बहुत सस्टेनेबल और सोशल फॉरेस्ट्री सिस्टम है। और इनके जो मेजर फेस्टिवल्स हैं वो हैं द्री विद प्रेयर्स फॉर अ बम्पर हार्वेस्ट। वो हार्वेस्ट के लिए ही प्रेयर करते हैं, प्रॉस्पेरिटी के लिए करते हैं, और प्रॉस्पेरिटी ऑफ ऑल ह्यूमन काइंड। ये नहीं कि सिर्फ मैं अपनी प्रॉस्पेरिटी के लिए प्रे कर रहा हूँ, जी नहीं, प्रॉस्पेरिटी ऑफ ऑल ह्यूमन काइंड एंड म्योको टू सेलिब्रेट फ्रेंडशिप। यानी म्योको का जो है सेलिब्रेशन होता है दोस्ती, फ्रेंडशिप को दिखाते हुए। और द्री की प्रेयर होती है, द्री फेस्टिवल ये लोग मनाते हैं फॉर प्रेइंग फॉर अ बम्पर हार्वेस्ट एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ ऑल ह्यूमन काइंड। अब जो इन्होंने प्रैक्टिस की है वो कौन कौन सी है? तो एक तो ये एक्वा कल्चर की भी प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, फॉरेस्ट्री के साथ साथ एक्वा कल्चर अलॉन्ग विथ राइस फार्मिंग। राइस फार्मिंग इनकी मुख्य फार्मिंग है, और दो तरह के राइस जो है, राइस और फिश कल्चर भी ये वो करते हैं, जिसमें राइस जो है वो मिपिया और इमो, दो नाम आते हैं इनके। ठीक है, दो प्रकार के राइस की खेती ये लोग करते हैं, मिपिया और इमो। और दूसरी चीज़ जो फिश की बात की गई तो वो नगीही फिश जो है वो रेस करते हैं, और इन दोनों को साथ में ही ये लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, तो ये थे इनकी ट्राइब की कुछ खासियत। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। ट्राइब्स हमारे यूपीएससी का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट एरिया है जहाँ से हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारी जो न्यूज़ है वो अगेन टेक्सटाइल से। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको इसके बारे में, इनके बारे में बताना भूल गई। जो जिस टेक्सटाइल की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है, वो बेसिकली ये लोग वीव करते हैं उन शॉल्स को। ठीक है, जिनको ये नाम इन्होंने दिया है जिग जीरो। क्या नाम दिया है? जिग जीरो। ओके,
जिग जीरो, ये लोग शॉल को कहते हैं। और जैकेट्स के लिए इन्होंने टर्म यूज़ किया है जिलान। क्या टर्म यूज़ किया है? जिलान, JILAN, ठीक है। और इसके लिए एक और टर्म है सुपुनतारी। तो ये कुछ टर्म्स हैं, इसको ध्यान में रख लीजिएगा। ओके, शॉल्स, जैकेट्स और ये सारी चीज़ें ये लोग वीव करते हैं, ये लोग उसे बनाते हैं। और ये लोग यूज़ करते हैं लीव्स और प्लांट रिसोर्सेज फॉर ऑर्गेनिक डाइंग। जो डाई करते हैं ये लोग, कपड़ों में जो रंग डालते हैं, जो डाई यूज़ करते हैं, वो मेड होता है लीव्स और प्लांट रिसोर्सेज से, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट, मैंने आपको पहले बताया था, सस्टेनेबल इनका फॉरेस्ट्री जो है वो काफ़ी सस्टेनेबल तौर तरीका है। तो ये उस तरीके से वो करते हैं। और सिर्फ वुमेन फोक जो हैं वो इंगेज्ड होती हैं यहाँ पर इनके वीविंग के काम में, ओनली वुमेन फोक। तो ये ध्यान रखना है, कोई भी आदमी जो है वो नहीं इन्वॉल्व होता है वीविंग में, ओनली वुमेन आर इन्वॉल्व। ओके, सो कवरेज ऑफ GI टैग फॉर अपातनी टेक्सटाइल हो गया हमारा। आगे जो न्यूज़ है हमारी, ये भी टेक्सटाइल से ही रिलेटेड है, बट ये है रिलेटेड टू PLI, ठीक है। और जो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स है हमारी, उसने एप्लीकेशंस एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है फ्रॉम January 1 फॉर द प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम, ठीक है। और ये प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम की जो बात की जा रही है वो टेक्सटाइल से रिलेटेड है। ध्यान रखिएगा, टेक्सटाइल मैं बार बार बोल रही हूँ, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ड नहीं यूज़ किया मैंने, ठीक है। तो जो PLI है, बेसिकली PLI स्कीम क्यों लॉन्च की गई थी, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं। ये 2 और 3 दोनों का ही दोनों में ही जो है इसको हम इंक्लूड कर सकते हैं, इसलिए मैंने दोनों ही लिख दिया है। PLI स्कीम जो है, इट इज़ इन ऑर्डर टू बूस्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड कट डाउन ऑन इम्पोर्ट बिल्स। और यूनियन गवर्नमेंट ने इसे कब लॉन्च किया था ये आपको मुझे बताना है। देन दैट PLI scheme for textile was launched when by the union government. मिनिस्ट्री मैंने आपको ऑलरेडी बता दी कौन सी इसमें इन्वॉल्व है, आपको बताना है कि किस टाइम पर ये, किस समय में, किस ईयर में लॉन्च हुआ था। और ये जो PLI स्कीम है, इसको एम किया गया था कि इट विल गिव द कंपनीज इंसेंटिव्स फॉर ऑन इंक्रीमेंटल सेल्स फ्रॉम प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड इन डोमेस्टिक यूनिट। वो प्रोडक्ट्स जो डोमेस्टिक यूनिट्स में मैन्युफैक्चर किए गए हैं, उनकी अगर सेल इंक्रीमेंटल होती है तो कंपनीज को इंसेंटिव्स दिए जाएंगे, ठीक है। और अपार्ट फ्रॉम इनवाइटिंग फॉरेन कंपनीज टू सेट शॉप इन इंडिया, स्कीम ऑल्सो एम्स कि वो एनकरेज करे लोकल कंपनीज को टू सेटअप और एक्सपैंड एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। ओके, तो आप देखिए ये कहीं ना कहीं इंडिया की जो मेक इन इंडिया टाइप साउंड कर रहा है, राइट, कि इंडिया को खुद ही आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है, कि भाई बाहर की कंपनीज के भरोसे बैठने से अच्छा है कि आप यहाँ की जो लोकल कंपनीज है वो खुद ही इसको मैन्युफैक्चर करने लगे। और ये स्कीम जो है, इट हैज़ ऑल्सो बीन अप्रूव फॉर सेक्टर सच एज ऑटोमोबाइल्स, फार्माक्यूटिकल्स, IT हार्डवेयर इंक्लूडिंग लैपटॉप्स, मोबाइल्स, फोन्स, टेलीकॉम गुड्स, केमिकल सेल्स, फूड प्रोसेसिंग एट्सेट्रा। तो जो इनका मुद्दा है, जो इनका एम है या ऑब्जेक्टिव है, वो यही है कि भाई हमें प्रोडक्शन को प्रमोट करना है और मैन मेड फाइबर फैब्रिक्स MMF, ठीक है, इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट करना है। मैन मेड फाइबर फैब्रिक्स, गारमेंट्स एंड टेक्सटाइल, टेक्निकल टेक्सटाइल्स की चीज़ों को, ठीक है। तो MMF जो है वो याद रखिएगा कि ये क्यों इम्पॉर्टेंट है। थोड़ा सा और स्कीम को और डिटेल में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्या चीज़ें हैं। तो जैसा कि ये नाम सजेस्ट कर रहा है हमारा PLI, ठीक है, प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव या प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव की जो बात यहाँ पर हुई है कि ये स्कीम उन कंपनीज़ को, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, उन कंपनीज़ को इंसेंटिव देगी जो अपने डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को प्रमोट कर रहे हैं, उनके द्वारा जो इनकी सेल्स है वो बढ़ रही है। और अपार्ट फ्रॉम फोकसिंग ऑन रिड्यूसिंग इम्पोर्ट बिल्स, इम्प्रूविंग द कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ लोकल गुड्स, यानी जो लोकल गुड्स है उनको बढ़ावा दिया जा रहा है, उनकी कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ावा दिया जा रहा है, रादर देन ब्रिंगिंग द प्रोडक्ट्स फ्रॉम फॉरेन एंड प्रमोटिंग दैट, ठीक है। तो ये इसका मुद्दा याद रखिएगा। दूसरी चीज़ जो ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री है हमारे भारत में, ठीक है, एग्रीकल्चर के बाद ये इकलौती ऐसी इंडस्ट्री है जिसने अभी तक का सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जो है वो दिया है इन केस ऑफ स्किल्ड एज वेल एज नॉन स्किल्ड लेबर या अनस्किल्ड लेबर,
ठीक है। तो सिर्फ स्किल्ड ही नहीं बल्कि अनस्किल्ड लेबर को भी सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर के बाद अगर कहीं मिलता है तो वो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में मिलता है। ये चीज़ें आपको स्टेटमेंट बेस्ड में मिलेंगी क्वेश्चंस में, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस जो यूपीएससी पूछेगा आपसे वहाँ पर ये चीज़ें देगा। दूसरी चीज़ जो डोमेस्टिक टेक्सटाइल्स या एपरल इंडस्ट्री है ये 5% देती है जीडीपी को और 7% देता है ये इंडस्ट्री आउटपुट इन वैल्यू टर्म्स को, और 12% ऑफ द कंट्रीज एक्सपोर्ट अर्निंग्स में भी इसका योगदान रहता है, ठीक है। और इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है, सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग सेक्टर है हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक है। और ये डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट देता है टू मोर देन 35 मिलियन पीपल इन दी कंट्री। और इंडिया नंबर 1 पे है इन ग्लोबल जूट प्रोडक्शन एंड शेयर 63% ऑफ ग्लोबल टेक्सटाइल एंड गारमेंट मार्केट, ठीक है। अब आपसे मेरे यहाँ पर 2 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। क्वेश्चन 1 है हमारा कि इंडिया की रैंक क्या है ग्लोबल टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग में, सिल्क और कॉटन प्रोडक्शन में। दूसरी चीज़ कि एफडीआई कितना % अलाउ किया गया है इन दी टेक्सटाइल सेक्टर में, कि भाई जैसे इंश्योरेंस में कुछ % ऑफ एफडीआई है वैसे ही टेक्सटाइल सेक्टर में भी है, तो टेक्सटाइल सेक्टर में कितना % एफडीआई अलाउ किया गया है ये आपको मुझे बताना है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। टेक्सटाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, देन पीएलआई स्कीम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए कई बार मेंस एग्जाम में भी ना एज इट इज स्कीम पूछ देता है कि भाई ये किस लिए स्कीम लागू की गई, इसके प्रॉस और कॉन्स बताइए। तो मैंने आपको बेनिफिट्स बता दिए हैं, आपको इसका मुझे या इवन जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप एबल होने चाहिए कि भाई मैं इसकी चीज़ें लिख सकूं। देखिए कोई भी क्वेश्चन जब मेंस एग्जाम में पूछता है तो वहाँ पर आपसे रिक्वायर्ड यही होता है कि उस चीज़ का पहली चीज़ तो है कि वो है क्या, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि भाई वो किस बारे में बात कर रहा है। तीसरी चीज़ ये कि वो उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, और चौथी चीज़ कि उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज या प्रॉस और कॉन क्या है, और लास्टली वे फॉरवर्ड यानी कि सजेशन। जब भी कोई टॉपिक आप मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ये 5 चीज़ें अगर आप कवर करेंगे आपका टॉपिक कंप्लीटली थॉरली कंप्लीट रहेगा, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ आज की न्यूज़ को यहीं रोकते हैं, कल फिर मिलेंगे। और आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ डेली #CD रिचुअल्स पर, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं तमाम लेक्चर्स। तो इसी के साथ मैं आज के लिए अलविदा लूँगी, बट येस डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें जैसे ही हमारे लेक्चर्स लाइव होते हैं उसके साथ ही, ठीक है। तो धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।